संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के मुद्दे में हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा ही केशव मौर्य है। उत्तर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई थी और उसके तुरंत बाद केशव मौर्य फ्लाइट से दिल्ली चले गए थे, जहां 2 दिन रहे वो। उनकी मुलाकात 2 बार प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी से हुई, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन दोनों ने उन्हें समय नहीं दिया। जबकि वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी मौजूद थे, उनकी मुलाकात अमित शाह जी से भी हुई और प्रधानमंत्री से भी हुई। 2 दिन लगातार प्रयास करने के बाद केशव मौर्य लखनऊ लौट आए। पत्रकारों से बात भी नहीं किया उन्होंने, सीधे हवाई अड्डे से घर चले गए। देखना यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जो बार बार लखनऊ टू दिल्ली जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, किस कारण जाते हैं, अब ये सारी बातें उभर के सामने आ गई हैं। और इस आने जाने के ताने बाने से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच गुप्त रूप से कहिए या मूक रूप से कहिए, वाक युद्ध से कहिए, युद्ध तेज हो गया है। अब हमारी समझ में यह नहीं आता है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है। यह जग जाहिर है कि अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में ठनी हुई है। उन्हें यह डर लगा रहता है कि ऐसा न हो कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहीं अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में ना आ जाएं, उस रेस में अमित शाह जी खुद पीछे हो जाएं, और इसी कारण से उत्तर प्रदेश में योगी को डामाडोल करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का उपयोग कर रहा है केंद्रीय नेतृत्व। तो अब सवाल यह है कि योगी और अमित शाह के बीच ये जो धुरी का काम कर रहे केशव मौर्य आजकल खुद अकेली धुरी पे दिखाई पड़ रहे हैं। आज हमारे बीच में मौजूद है वही पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी, और हम इस पर उनसे चाहेंगे कि कुछ हमारे प्रश्नों का जवाब दें। आलोक जी, ये जो लखनऊ टू दिल्ली की दौड़ लगातार 2019 के बाद 2022 के बाद शुरू हो गई है केशव प्रसाद मौर्य की केंद्रीय नेतृत्व के साथ दिल्ली में, आखिर ये कारण क्या है? देखिए हेमंत जी, पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो यूपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये ठीक क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो उस लेवल तक नहीं आ पाया मामला, और कहीं ना कहीं अंदर खाने सुगबुगाहट चलती रही मीडिया में, चैनलों में, सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं ये सुर्खियां बनती रही कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य डिप्टी सीएम, इनके बीच में द्वंद्व चल रहा है। तो ये सब, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि वो मामला वहीं का वहीं ठंडा हो गया। लेकिन इस बार कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद जिस तरह से फिर केशव मौर्य जी दिल्ली गए और दिल्ली में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद भाजपा के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुला लिया गया दिल्ली। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और जो है शाह जी से मुलाकात की, तो एक बार फिर वो को हवा मिल गई। उस मामले में फिर से एक धुआं निकलने लगा कि आखिर क्या होने वाला है यूपी में। क्या यूपी में डिप्टी सीएम को कुछ अलग जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, या यूपी का जो भाजपा का वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है क्या उसको हटाने की तैयारी चल रही है, या यूपी में जो सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है, या यूपी में मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार होने जा रहा है। ये कई चीजें, कई प्रश्न ऐसे हैं जो दबे हुए हैं। लोग
जिज्ञासा है लोगों में, जनता में भी जिज्ञासा है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं, नेताओं में भी और मंत्रिमंडल में भी ये जिज्ञासा धीमे धीमे बढ़ती जा रही है कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है। इसी बीच विपक्ष ने भी उस पर देखिए मजा लेना शुरू कर दिया है, जो जैसे कि अभी तक भाजपा विपक्ष पे या सपा पे मजा लेती थी, उसी तरह से इस बार समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पे व्यंग्य करते हुए मजा लेने का प्रयास किया। इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यूपी में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उस परिणाम के बाद तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में, यूपी में सब ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो सुगबुगाहट चल रही है। अब वो सुगबुगाहट किस रूप में होगी? 10 जो विधानसभा के उपचुनाव है, उस उपचुनाव के पहले होगी या उपचुनाव का इंतजार किया जाएगा, उसके परिणामों का इंतजार किया जाएगा, उस परिणाम आने के बाद आगे की रणनीति बनाएगी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व पिछले कुछ वर्षों से, या कह लीजिए केंद्रीय नेता पिछले कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से इस प्रयास में है कि यूपी में सत्ता का परिवर्तन हो, सत्ता का जो मेन मुखिया है उसको बदला जाए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जी नहीं, केंद्रीय नेतृत्व जो है योगी से इतना असहज क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले यूपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ जी को सौंपी गई, तो उस समय भी बहुत सी स्थितियां अनुकूल नहीं थी। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे जिस तरह से महाराज जी कह लीजिए, जिस तरह से काम किया उन्होंने, जिस तरह से एक अपनी छवि बनाई, तो उसके बाद यूपी का माहौल एकदम बदला हुआ है। लोगों ने के मन में योगी जी एक छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय जो नेता है, देखिए किसी का नेता का बढ़ता कद किसी भी पार्टी में लोगों को बहुत जल्दी हजम नहीं होता है। तो जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी में योगी जी का कद बढ़ा है, जिस तरह से यूपी की कई जो योजनाएं हैं या कह लीजिए कई ऐसे कार्य हैं जिसको अन्य प्रदेशों ने भी अपने यहाँ फॉलो किया, तो उससे कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो केंद्रीय में कुछ नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनसे डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से योगी जी का कद बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली के में तो नहीं आने वाले हैं, दिल्ली की सत्ता में तो नहीं उनका पदार्पण होने वाला है। तो नेताओं में ये स्वाभाविक होता है, ये सभी पार्टियों में इस तरह की स्थितियां होती हैं कि जब किसी नेता का कद बढ़ता है तो उसी पार्टी के कुछ नेताओं के अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। मुझे जो लगता है कि योगी जी का जो कद बढ़ा है पिछले 5 साल 7 सालों के अंदर, ये नेताओं का ये भय है उनसे।
तो यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि यूपी में कि कहीं ना कहीं उनका जो तटरंदाजी है वो बना रहे। आलोक जी, कल यहाँ पर मंत्री समूह की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई और उसी के बाद शाम को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने गए और करीब 1 घंटा तक दोनों में चर्चा हुई और जब तक वहां बैठे रहे पूरे प्रदेश की राजनीति में माहौल बड़ा गर्म दिखाई पड़ रहा था। मैं बताऊं आपको, फैजाबाद स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं मनोज मेहरोत्रा जी, उनका मेरे पास टेलीफोन आता है कि आप कहां पर हैं, क्यों आप कालिदास मार्ग पर हैं या ऑफिस में हैं या राज्यपाल जी के यहाँ हैं। मैं कहा भाई मैं तो अपने ऑफिस में, मैं क्यों राज्यपाल के यहाँ इस वक्त जाने वाला हूँ, क्यों 5 कालिदास मार्ग रहूंगा। कहने नहीं, योगी जी इस्तीफा दे रहे हैं या दे दिया या नहीं दिया। हमने कहा ऐसी तो कोई बात है नहीं भाई, वो तो योगी जी उनसे राज्यपाल जो मिलने गए हैं वो विधानसभा का सत्र आहूत होना है, उसकी चिट्ठी देने गए हैं वहां पर। लेकिन कल शाम को मेरे पास अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर तमाम जगह से टेलीफोन आए और योगी जी के बारे में पूछा जाने लगा। तो मैंने तो एक लाइन में नकार दिया कि योगी जी न कहीं जा रहे हैं न कहीं जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, तो क्या लगता है कि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके पहले कोई घटना घटेगी या इसको आसानी से निपट जाने दिया जाएगा? देखिए, राजनीति में बड़े नेता जब इस तरह के माहौल जब बन रहा हो, जब पूरे प्रदेश में एक बार कोई किसी बिंदु को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो गई हो, तो उस समय जब कोई नेता या सरकार का मुखिया राज्यपाल में के यहाँ मिलने जाता है, भले ही वो अनौपचारिक जाता हो या औपचारिक जाता हो या किसी और मकसद से मुलाकात करने जाता हो, लेकिन सत्ता के गलियारे में चर्चा तो शुरुआत हो जाती है कि आखिर क्यों गए, क्या इस्तीफा देने गए, या तरह तरह के लोग धुआं उठ रहा है तो आप तो कहीं न कहीं जली रही है। बिल्कुल, तो ये एक माहौल तो बनता है। लेकिन मुझे जो लगता है अभी यूपी में ऐसी स्थिति नहीं आने वाली, या केंद्रीय नेतृत्व भले ही प्रयास कर रहा हो, लेकिन यूपी की राजनीति बगैर योगी जी के अभी चलती नहीं दिख रही जो माहौल है। और रही बात 10 उपचुनाव की, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में परिणाम भाजपा ने झेले हैं, उसके बाद अभी 10 उपचुनाव जो विधानसभा का होना है उसका इंतजार करेंगे। उसका रिजल्ट का जो एक रिजल्ट आएगा उस उपचुनाव में, उस उपचुनाव के रिजल्ट तय करेंगे कि यूपी की सत्ता में क्या बदलाव करना है या पार्टी के संगठन में क्या बदलाव करना है। लेकिन तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य 2027 है और 27 में वो कोई भी कमी पूरी नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी कमी है यूपी के अंदर उस कमी को पूरा कर लिया जाए। तो ये एक बड़ा सवाल है। जो ये 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इनके जो परिणाम आएंगे क्या वो 2027 पर अपना प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा का चुनाव में जो परिणाम यूपी में आया, वो भाजपा को कतई इस तरह के परिणाम के अंदेशा नहीं था। उसको लग रहा था कि यूपी में हमको 80 से 80 सीटें तो जीतेंगे, लेकिन नहीं भी 80 मिलेंगी तो कम से कम पिछली जितनी सीटें थी हमारी उतनी तो मिलेंगी, बरकरार रहेंगी, जो एक माहौल बना हुआ था। लेकिन उसका जस्ट विपरीत हुआ, तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। और यही कारण है कि भाजपा जब चुनाव परिणाम लोकसभा का जब आया है, उसके बाद लगातार जिलों से लेकर के प्रदेश से लेकर के केंद्र तक ये मंथन चल रहा है कि आखिर हमारी ऐसी कौन सी कमी थी, ऐसी कहां हम लोगों की कमियां रह गई जिसके वजह से ये परिणाम आया। उसको लेकर मंथन चल रहा है, उसको लेकर के विचार चल रहा है। तो ये जो चल रहा है उसके बाद उनको लग रहा है कि अब जब 10, चूंकि 1 या 2 विधानसभा के उपचुनाव नहीं है, 10 विधानसभा के उपचुनाव है और 10 विधायक बनने हैं, तो बड़ी संख्या है। वो एक 10 जो विधायक बनेंगे वो एक बड़ा मैसेज देंगे कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा अगर भारतीय जनता पार्टी उन 10 में से जीत के आती है तो एक मैसेज होगा कि भले ही लोकसभा के चुनाव में कुछ हमारी कमी रही, लेकिन जनता ने विधानसभा के उपचुनाव में हमको फिर से स्वीकारा है। और अगर वो परिणाम बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा में चिंता की लकीरें बढ़ेंगी और 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का यूपी के अंदर, उसको लेकर के भाजपा को कुछ अपना रोड मैप बिल्कुल नए तरीके से तैयार करना पड़ेगा, कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये विधानसभा उपचुनाव में प्लस लोकसभा के जो चुनाव हुआ, तो दोनों को जो रिजल्ट है वो देखने के बाद भाजपा की रणनीति और जो उनके रणनीतिकार हैं वो जरूर कुछ ना कुछ मंथन करेंगे और कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे।
अच्छा, अब हम मूल प्रश्न पे पुनः वापस आते हैं। केशव मौर्य जी रविवार को शाम को जब दिल्ली गए और 2 दिन के बाद वहां से बैरंग वापस आए, जिस उद्देश्य से गए थे, न उनसे प्रधानमंत्री मिले न उनसे अमित शाह मिले, और इस बीच उनके वापस आते ही अखिलेश यादव जी ने, जो सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने बड़े चुटीले अंदाज में कहा, लौट के बुद्धू घर को आया। कल तक योगी जी सपा के बारे में हंसी उड़ाते थे कि चचा भतीजे की लड़ाई, चचा भतीजे की लड़ाई, और आज यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मजाक अखिलेश यादव ले रहे हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हंसी के पात्र नहीं बन गए हैं योगी के सामने? नहीं, देखिए, पिछले मैंने अभी ये बात कही थी कि पिछले जब से ये कह लीजिए कि योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यूपी की राजनीति में हर कुछ समय बाद एक ये खबर उड़ती है, एक मैसेज चलने लगता है, एक माहौल बनने लगता है कि योगी जी को यूपी की मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है और डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य जी हैं उनको लाया जाएगा। ये माहौल बनता है और कुछ दिन माहौल बनने के बाद वो माहौल फिर ठंडा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ तो सुगबुगाहट है, कुछ तो चल रहा है केंद्रीय नेतृत्व में या यूपी के नेतृत्व में। आखिर ये खबरें आती कैसे हैं, कहां से आती, कौन लोग इन खबरों को हवा दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष तो देखिए, इस तरह की जो खबरें आएंगी उड़ेंगी तो वो विपक्ष तो मजा लेगा ही लेगा, उसका काम है उसको हवा को और देना। पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी बड़े मंच से जनसभा में बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 400 आएंगी तो यूपी में सत्ता का परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री बदलेगा। तो उस जो हवा अभी भारतीय जनता पार्टी में या जनता के बीच जो हिलोरे मार रही थी, उसको उन्होंने भी हवा दे दी केजरीवाल जी ने। उन्होंने ये बात कह करके भी उस चीज को और हवा दी। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन वो अमली जामा केंद्रीय नेता जो इसमें लगे हुए हैं वो नहीं पहना पा रहे हैं। क्या उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा? उनको लग रहा होगा कि अभी समय पूरा नहीं हो पाया है या पूरी तरह से अभी वो उस तरह का समय नहीं आया है, लेकिन अंदर से ये खबर चल रही है, ये प्रयास हो रहा है, ये तो जग जाहिर है। और पिछले कुछ समय से अगर देखें तो केशव मौर्य जी को कम आंकना हमारी गलती होगी जी, क्योंकि 2017 का जो चुनाव लड़ा गया वो उनके अध्यक्षता में लड़ी गई जी। वो उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष थे जी। और पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और उसी के बाद 2019 में, वो 2022 में केशव मौर्य चुनाव हार गए। उसके बाद भी उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका मतलब कि केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में इनकी इमेज अच्छी नहीं होगी, तभी न उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वो बात अलग है कि केशव मौर्य प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एक बार उन्होंने 17 में मौका गंवाया, फिर उसके बाद 22 में भी मौका नहीं मिला, और अब वो चाहते हैं कि 2027 के पहले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो वो या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए, और अगर उस पर नहीं होता है तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। तो क्या इनकी ये मंशा पूरी होगी? देखिए, केंद्रीय नेता पिछले काफी समय से जिस तरह से प्रयासरत है और केशव जी के ऊपर उनका बर्दाश्त है, और जिस तरह से जब भी इस तरह की बातें हुई और केशव मौर्य जी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से जब मिलके आते हैं तभी इस तरह की बातें चर्चा माहौल में बदलने होने वाला है, लेकिन वो होता नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर चलती है। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा जब चलती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, तभी जब कहीं आग लगी होगी तभी धुआं उठेगा। तो ये प्रयास चल रहा है, चूंकि केशव मौर्य जी संगठन से जुड़े रहे हैं, धरातल पर उन्होंने बहुत साल काम किया है, भाजपा के यूपी के अध्यक्ष रहे हैं, और तो उनसे कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव रहा है, कार्यकर्ताओं का जुड़ाव रहा है। और भाजपा के जो नेता है, केंद्रीय नेता है, उनको लगता है कि केशव जी यूपी में ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों से ज्यादा लगाव है उनका, जो ज्यादा मिलना जुलना है, ज्यादा कार्यकर्ता उनकी बात भी सुनते हैं। तो यूपी में एक ऐसे नेता को, और इसमें एक बात जोड़ दूं कि जो SC ST OBC की जो बात हो रही है वो भी उनके हिसाब से थोड़ा फिट बैठता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इस समय ये बड़ा
महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है ये SC ST OBC। तो इस नाते कई चीजों को लेकर के केंद्रीय नेता ये सोच रहे हैं कि अगर केशव जी यूपी में मुख्य उसमें आते हैं, जिस तरह से मुख्य धारा में आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में आए, चाहे भाजपा संगठन के यूपी में बनाया जाए उनको प्रदेश अध्यक्ष, उस नाते आए, तो वो उससे नाते उनको लग रहा है कि यूपी में कुछ माहौल बदल सकता है। तो ये जो प्रयास केंद्रीय नेता कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे। अच्छा, अगर केंद्रीय नेतृत्व ये सफल हो जाए कि वो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे, तो योगी को कैसे बैलेंस करेंगे? केंद्रीय नेतृत्व कैसे बैलेंस करेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी यूपी में ऐसा माहौल वो क्रिएट कर पाएंगे कि योगी जी को नकार पाए, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक योगी जी का जो आज के डेट में जो माहौल है उस स्थान को भरना भाजपा के पास वर्तमान में ऐसा कोई नेता मुझे नहीं दिखता। लेकिन चूंकि संभावनाओं का सब वो होता है और बहुत से नेता हैं, जब मुझको लगता है कि जिस तरह से आप देख लीजिए मध्य प्रदेश या हरियाणा, कई ऐसे प्रदेश है जहां पे नए नए मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए और जो पुराने नेता थे जो पिछले कई बार से जीतते चले आ रहे थे, उन लोगों को उन्होंने केंद्र की राजनीति में लाया या कहीं और समायोजित किया। तो ये भी संभावनाएं हो सकती हैं कि योगी जी को केंद्र में कहीं ले जाएं या कुछ भी करें। लेकिन अभी फिलहाल जो यूपी की जो आवश्यकता है वो योगी में मंत्री हो जाना और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाना, इसमें बहुत दूरी है, डिमोशन माना जाता है ये। तो क्या ये डिमोशन लेने को तैयार होंगे योगी जी? नहीं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ सकता कि डिमोशन होगा कि प्रमोशन होगा, लेकिन आज यूपी की जो आवश्यकता है वो योगी है। आज योगी यूपी की आवश्यकता बन चुके हैं और लोगों के मन में योगी की एक अलग छवि है। तो उस छवि को आप अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो के लिए योगी बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो आज के डेट में अगर आपने इससे छेड़छाड़ की तो मुझे लगता है कि शायद यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिलनी चाहिए शायद वो ना मिल पाए और उनका ये प्रयोग भी शायद गलत साबित हो। तो अभी वर्तमान में तो योगी यूपी के लिए आवश्यक है और मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयोग भाजपा नहीं करेगी। केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? अब केशव जी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा हो सकता है क्योंकि संगठन और सत्ता दोनों पैरेलल चलते हैं। और अभी जिस तरह केशव जी ने कहा भी कि संगठन जो सत्ता से बड़ा होता है, तो ये उसके भी कई मायने लगते हैं कि मुझे लगता है कि शायद यूपी भाजपा की कमान जिस तरह से भूपेश जी को लाए थे प्रदेश अध्यक्ष बना करके, उस तरह के उनका कोई परफॉर्मेंस मुझे नहीं दिखा पिछले कुछ वर्षों में। तो मुझे लग रहा कि हो सकता है कि वो केशव जी को यूपी की भाजपा संगठन में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे करके कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास करें कि साथ में एक संगठन करता, एक संगठनिक व्यक्ति जो संगठन में नीचे से वो लेके ऊपर तक जुड़ा हुआ है, वो लोगों को जुड़ा रखे। क्योंकि इस बार जो लोकसभा के चुनाव देखिए उसमें भाजपा के लोगों ने ही भाजपा को जो है वोट नहीं दिया। ये बड़ा कारण है, भाजपा के अपने लोग भी उनसे नाराज हुए पार्टी का। तो ये एक बड़ा कारण है कि भाजपा के लोगों को अपने साथ बनाए रखना भी एक बड़ा कारण है सत्ता के साथ में। तो इसलिए हो सकता है कि केशव मौर्य जी को भाजपा यूपी की बागडोर संभाल करके संगठन मजबूती का प्रयास करे। चलिए अंतिम प्रश्न करके हम इस बात का पटाक्षेप करते हैं। अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, आपको क्या लगता है कि भाजपा को कितनी सीटें मिल जाएंगी? देखिए, भाजपा का लक्ष्य तो मुझे लगता है कि 10 की 10 सीटें होंगी और सबसे ज्यादा उसका लक्ष्य होगा कि जो अयोध्या की जो सीट है उस पर पूरा फोकस होगा, क्योंकि वहां से वो फोकस तो होगा कि अभी 5-10 में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी थी, 3 सीट पे भाजपा थी, अन्य रालोद के पास एक थी, एक किसी और के पास थी। तो 3 ही सीट इनकी थी, 3 मान लीजिए वापस ले लेते हैं, बचती है 7 सीटें। तो जो 5 सीटें हैं उसको कैसे स्वीप कर पाएंगे, कैसे ये कर पाएंगे? मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में एक और भी देखिए माहौल चल रहा है कि इस उपचुनाव की जो 10 सीटों को होना है उसमें भाजपा के साथ में भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे अनुप्रिया जी की पार्टी हो, अपना दल हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे निषाद संघ पार्टी हो, तो ये सभी मिलके 1-1, 2-2 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अब भाजपा के लिए ये भी एक बड़ी टेढ़ी खीर होगी कि इन लोगों को सहयोगी को कितनी सीटें देते हैं, कितने पे खुद लड़ते हैं, क्योंकि भाजपा
का लक्ष्य यूपी में जो 10 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वो 10 के 10 पे काबिज होना है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भले ही कुछ रहा हो यूपी में, लेकिन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये कहीं ना कहीं योगी जी की भी अग्नि परीक्षा होगी कि यूपी का जो मतदाता है वो लोकसभा का, तो कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यूपी का जो विधानसभा का उपचुनाव होगा वो योगी जी के लिए भी एक परीक्षा होगी और सरकार के लिए भी। अगर 10 सीटें में जितने से ज्यादा वो सीटों लेके आते हैं और सहयोगी दलों को कैसे मनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा भाजपा के लिए, क्योंकि सहयोगी दल भी अलग अलग दावे कर रहे हैं, कोई 2 सीटों पे कर रहा है, कोई 1 सीट पे कर रहा है, तो वो कैसे आपस में सामंजस्य बैठाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा उन 10 सीटों में से ज्यादा सीटों पे काबिज होना चाहेगी इस उपचुनाव में। कितना नंबर देते हैं आप? मुझे लगता है कि 7 से 8 सीटें पे वो काबिज होने का प्रयास करेगी। तो दोस्तों, आज इस मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया। अब केशव मौर्य जी हंसी के पात्र हो गए हैं, या उन्हें स्थान नहीं मिल रहा है, या वो त्रिशंकु की तरीके से घूम रहे हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। और जब आएगा तो हम एक बार उस मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर आएंगे। नमस्कार।